मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर राजनीति तेज होने लगी है। खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाले अरविंद केजरीवाल के पास दादरी कांड के दौरान यूपी जाने का समय तो था, लेकिन उन्होंने एक बार भी रिंकू शर्मा के घर तक जाने की जहमत नहीं उठाई, जबकि मंगोलपुरी की दूरी मुख्यमंत्री आवास से दादरी के मुकाबले बेहद कम है। सीएम केजरीवाल के इस रवैये को लेकर बीजेपी उन पर पहले से ही हमलावर थी कि अब खुद आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को जवाब देने के लिए मैदान में उतर गई है। रविवार को ही रिंकू शर्मा मर्डर केस के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी खूब लताड़ा, क्योंकि राजधानी की कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा गृह मंत्रालय का ही है। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद अभी तक तो बीजेपी ही आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही थी और सीएम केजरीवाल की चुप्पी पर बीजेपी नेता लगातार सवाल उठा रहे थे। तो वहीं इस मसले पर पहली बार आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर सीधा हमला बोलना शुरू किया है। इस घटना के लिए बीजेपी सरकार पर ही ठीकरा फोड़ते हुए कहा गया कि बीजेपी सरकार में हिंदू भी सुरक्षित नहीं रह गए। पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए आप नेता राघव चड्ढा ने इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह से रिंकू शर्मा मर्डर केस को लेकर 6 तीखे सवाल पूछे। आपका बीजेपी से पहला सवाल, अभी तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रिंकू शर्मा के परिजनों से मिलने क्यों नहीं गए हैं? अभी तक उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया है? अभी तक उन्होंने इस घटना का संज्ञान क्यों नहीं लिया है? आम आदमी पार्टी की ओर से आज 6 सवाल भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। पहला सवाल, अभी तक आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी रिंकू शर्मा जी के परिजनों से मिलने, उनके परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं गए? अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने संज्ञान लिया भी? यह आम आदमी पार्टी का पहला सवाल। दूसरा सवाल, कानून व्यवस्था सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन आती है, ऐसे में क्या ये शोभा देता है कि अमित शाह दिल्ली छोड़कर बंगाल में चुनाव प्रचार करें और दिल्ली में इस तरह की घटनाएं घट जाएं? डायरेक्टली कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री जी के अधीन आता है और पूरी दिल्ली के अंदर सबकी सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुरुस्त रहे, क्राइम ना हो, ये सारी चीजें गृह मंत्री जी के अधीन आती हैं, दिल्ली पुलिस के अधीन आती हैं। लेकिन क्या ये शोभा देता है, हमारा दूसरा सवाल, क्या ये शोभा देता है कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी बंगाल में चुनाव प्रचार करें दिल्ली छोड़कर और दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घटें? यह हमारा दूसरा और अहम सवाल। तीसरा सवाल, जैसा कि परिवार वाले कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने पर हत्या हुई है, क्या दिल्ली की जनता ने 2014 और 19 में लोकसभा की 7 सीटें इसीलिए बीजेपी को दी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहूंगा, गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या दिल्ली की जनता ने 2014 में 7 सीटें, 2019 में 7 सीटें, 7 में से 7 सीटें, 100% आपको सक्सेस, इलेक्टोरल सक्सेस इसलिए दिया था? क्या इसलिए दिया था कि दिल्ली में ऐसे हत्याएं हों जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं जय श्री राम बोलने पर हत्या हुई? क्या इसके लिए दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया था? चौथा सवाल, दिल्ली के पुलिस आयुक्त कहां हैं? अभी तक दिल्ली के पुलिस आयुक्त रिंकू शर्मा के परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं गए हैं? अगला सवाल, चौथा सवाल, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कहां हैं? अभी तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं वहां गए रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों से मिलने, उनके परिजनों से मिलने, उनका हालचाल जानने? 2 लेयर्स होती हैं सरकार की, एक होती है राजनैतिक, एक होती है प्रशासनिक, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। राजनैतिक जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है और प्रशासनिक जिम्मेदारी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं गया अभी तक उनके परिवार वालों से मिलने। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से पूछना चाहूंगा कि आप भी अभी तक क्यों नहीं उनके परिवार वालों से मिलने गए? पांचवा सवाल,
बीजेपी की प्रचंड बहुमत की केंद्र सरकार रिंकू शर्मा के परिवार वालों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा कब करेगी? मेरा 5वां सवाल कि कब भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की केंद्र में सरकार रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा करेगी, कब करेगी? आम आदमी पार्टी इसकी मांग करती है कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार वालों को देने का काम करे। और हम पूछना चाहते हैं कि आप कब इस 1 करोड़ की सहायता राशि की घोषणा करेंगे? ये दुख तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन सहायता राशि देकर थोड़ी आर्थिक मदद परिवार वालों की अवश्य करी जा सकती है। तो हमारा ये सवाल है कि आप कब 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा करेंगे? छठा सवाल, दिल्ली और बंगाल को लेकर दोहरे मापदंड क्यों हैं? क्या दिल्ली में चुनाव नहीं है इसलिए गृहमंत्री बोल नहीं रहे हैं? हमारा छठा और आखिरी सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में ऐसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, अलेज करती है कि कथाकथित तौर पे भाजपा के जितने भी वर्कर्स हैं, कई सारे वर्कर्स बंगाल में जो हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। तो बीजेपी बंगाल में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी हत्याओं पर तो बोल रही है, गृह मंत्री जी स्वयं वहां जाकर इसकी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के या बंगाल में जो लोग बीजेपी के लोग हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। वहां पर जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं उनकी हत्या हो रही है। लेकिन दिल्ली में जब रिंकू शर्मा जी की हत्या होती है तो ना भाजपा कुछ बोलती है, ना गृह मंत्री जी कुछ बोलते हैं। तो बंगाल में तो आप बोलते हैं, दिल्ली में नहीं बोलते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि दोहरे मापदंड क्यों दिल्ली में अभी कोई चुनाव नहीं है क्या, इसलिए? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। तो ये 6 सवाल आज आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर पूछना चाहती है। आप नेता राघव चड्ढा ने भले ही अमित शाह को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरने की कोशिश की हो, लेकिन ये सवाल भी उठ रही हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते अगर अरविंद केजरीवाल साल 2015 में अखलाक कांड के दौरान यूपी तक जा सकते हैं तो आखिर वो अभी तक रिंकू शर्मा के परिजनों से मिलने क्यों नहीं गए? बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तो केजरीवाल सरकार पर यहां तक आरोप लगा दिया कि अपने वोट बैंक को खुश करने की लालच में केजरीवाल जी ने रिंकू शर्मा की मौत पर चुप्पी साध रखी है। साथियों, रिंकू जी की नृशंस हत्या को 5 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन देखिए ये वोट बैंक की घटिया राजनीति की दिल्ली के मुख्यमंत्री को अभी तक 2 संवेदना के शब्द बोलने का समय नहीं मिला। रिंकू जी के परिवार से मिलना तो दूर, एक ट्वीट, एक बयान तक नहीं किया रिंकू जी की हत्या के बारे में, क्योंकि उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, क्योंकि मारने वाले लोग उनके वोट बैंक वाले लोग थे। कितनी घटिया और घिनौनी राजनीति है। खुलेआम दिल्ली के अंदर बैठकर वोट बैंक की ऐसी शर्मनाक राजनीति की हमारे बेटों के प्राण की भी कोई कीमत नहीं है। एक शब्द भी बोलना गवारा नहीं है। मुझे केवल संतोष इस बात का है कि केजरीवाल जी की इस शर्मनाक घटिया वोट बैंक की अंधी राजनीति को आपने और हमने मिलकर जवाब दिया है। वो 2 शब्द नहीं बोल पाए, लेकिन पूरी दुनिया से 7,000 से ज्यादा लोगों ने रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए ना केवल श्रद्धांजलि भेजी है, बल्कि साथ में उस परिवार को मदद करने के लिए सहयोग की राशि भी भेजी है। अभी तक हम लोग 81 लाख रुपए इकट्ठे कर चुके हैं और कल दोपहर को जब मैं रिंकू शर्मा जी के परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा, मुझे यह भरोसा है कि 1 करोड़ रुपए हम लोग इकट्ठे कर चुके होंगे उनके परिवार को देने के लिए। हम उनका बेटा तो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन वो परिवार अकेले ना पड़े, कमजोर ना पड़े, ये जिम्मेदारी तो हम लोग आपस में मिलकर उठा ही सकते हैं। पूरी दुनिया से, दुनिया के हर देश से वहां बैठे भारतीयों ने रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए मदद की, सहयोग की एक राशि श्रद्धांजलि के रूप में भेजी है। मैं कल आप सबकी तरफ से वो राशि उनके बैंक में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को शुरू करूंगा। उनसे मिलने के बाद मैं पुनः ये सवाल पूछना चाहता हूं पूरे देश से, हर भारतीय से, क्या वोट बैंक की ऐसी गंदी घिनौनी राजनीति जो केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, क्या ये राजनीति इस देश में चलने दी जानी चाहिए?
क्या ऐसी राजनीति हमारे देश में चलेगी? हमारे बेटों की पीठ पे खंजर घोंपा जाता रहे और हमारे ही वोट से बना मुख्यमंत्री दो शब्द तक बोलने। आपको बता दें, ये बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ही हैं जो ना तो सांसद, विधायक, ना ही मंत्री हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लोगों से चंदा मांग मांग कर रिंकू शर्मा के परिवार के लिए आर्थिक मदद का जुगाड़ कर रही हैं। वो इस मुहिम के जरिए 1 करोड़ रुपए की राशि जुटाकर रिंकू शर्मा के परिवार को देंगे। बहरहाल, जिस तरह से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।